नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अनिवार्य विषय BEVAE 181 इसी का दूसरा इकाई पारिस्थितिक तंत्र, इसी का ही अगला भाग देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे आहार श्रृंखला पर। आहार श्रृंखला के विभिन्न प्रकार, जिसमें कि चराई आहार श्रृंखला, अपरद या डेट्रिटस आहार श्रृंखला, परजीवी आहार श्रृंखला, इन तीन आहार श्रृंखलाओं पर बात करेंगे। वैसे ही हम लोग आहार जाल को समझ लेंगे और अंत में हम लोग देख लेंगे पारिस्थितिक तंत्र के कार्य। तो इस प्रकार ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। MCQ फॉर्मेट में इसका क्वेश्चन आता है, तो उसी को बेस बना के इस वीडियो को डिज़ाइन किया गया है। साथ ही इसी इकाई का पहले के भाग का अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को देख लेते हैं। तो पहला बात जो है वो है आहार श्रृंखला। तो पिछले वीडियो का जो लास्ट टॉपिक था, जिसमें हम लोग पोषी स्तर का बात किए थे, है ना, ट्रॉपिक लेवल, तो वो जानना जरूरी है। ट्रॉपिक लेवल के द्वारा हम लोग ये डिस्कस किए थे कि किस तरह से ऊर्जा का प्रवाह एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में होता है। जैसे कि हम लोग बात किए थे, जो उत्पादक हम लोग कहते हैं, अर्थात हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं। तो उत्पादक ये हो गया था पहले पोषी स्तर पर, और इसको खाने वाले जो शाकाहारी जीव जंतु है वो दूसरे पोषी स्तर पर, और उन शाकाहारियों को फिर खाने वाला जो प्राथमिक स्तर के मांसाहारी है उसको तृतीय पोषी स्तर, और उससे ऊपर वाला को चौथा पोषी स्तर, इस तरह से कहते थे। तो आहार श्रृंखला में हम लोग वही देखेंगे कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य ऊर्जा का एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर पर खाने तथा खाए जाने की पुनरावृत्ति प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरण आहार श्रृंखला कहलाती है। अर्थात ये सोचा जा सकता है कि कौन किसको खा रहा है ना, कौन किसको खा रहा है, यही मुख्य बात हो गया आहार श्रृंखला का। ठीक, अतः आहार श्रृंखला को जीवों की कड़ियों के ऐसे रेखीय क्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कोई जीव अगले जीव के लिए भोजन बन जाता है। इसको अगर चित्र द्वारा समझें या उदाहरण द्वारा समझें तो ये क्या हो सकता है, बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं घास। तो घास ये हो गया आपका पहला पोषी स्तर अर्थात उत्पादक, है ना। इसको खाने वाला है टिड्डी, एक कीड़ा है, दूसरा पोषी स्तर। वैसे ही टिड्डा को खाने वाला मेढक, तीसरा पोषी स्तर। वैसे ही फिर सांप को खाने वाला मेढक को खाने वाला सांप, ये चौथा पोषी स्तर। और लास्ट में इस सांप को खाने वाला चील, ये पांचवा पोषी स्तर। तो इस तरह से जो एक श्रृंखला में ये चल रहा है, अर्थात घास को खाने वाला टिड्डा, टिड्डा से मेढक, मेढक से सर्प, सर्प से चील। तो ये क्या हो गया, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आहार श्रृंखला। अब अगर बात करें कि आहार श्रृंखला कितने चरण का हो सकता है, तो जैसे पोषी स्तर में हम लोग देखे थे कि अधिक से अधिक 4 या 5 चरण तक हो सकता है, तो आहार श्रृंखला भी वही 4 या 5 कड़ियों तक अधिक से अधिक नॉर्मली हो सकता है ना। अब आहार श्रृंखला का प्रकार की अगर बात करें तो इस वीडियो में हम लोग 3 प्रकार का बात करेंगे। उसमें से जो पहला प्रकार है वो है चराई आहार श्रृंखला, है ना, ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग अर्थात सीधा सा है कि इसका जो पहला चरण होगा या पहला पोषी स्तर होगा वो हरे पेड़ पौधे ही, है ना। तो हरे पेड़ पौधा और उसको खाने वाला जो पहला है वो है शाकाहारी जीव। तो अर्थात ये हो गया कि प्राथमिक उपभोक्ता इसमें शाक भक्षी होते हैं, है ना, अर्थात शाकाहारी जीव होते हैं जो पादप अथवा पादप भागों का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। अर्थात ये आहार श्रृंखला हरे पेड़ पौधे से ही शुरू होती है। ऐसे भी आहार श्रृंखला का अगर बात किया जाए तो नॉर्मली अधिकतर आहार श्रृंखला जो है वो हरे पेड़ पौधे से ही आरंभ होती है ना। कुछ इसका क्या है एक्सेप्शन भी है जिसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये उदाहरण में अभी हम लोग समझ ही लिए थे कि घास, उसको खाने वाला टिड्डी, फिर मेढक, उसको खाने वाला सर्प और लास्ट में चील। तो ये हो गया आपका
चराई आहार श्रृंखला का उदाहरण। वैसे ही अगर अगला आहार श्रृंखला का बात करें तो अपरद या डेट्रिटस आहार श्रृंखला है ना। तो इसमें नाम से ही है, डेट्रिटस किसको बोलते हैं, तो जो अपरद है, अपरद अर्थात क्या हो गया, जो पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु जब ये मृत हो जाते हैं तो इसका जो अवशेष बच जाता है इसी को क्या कहते हैं, अपरद या फिर डेट्रिटस। ठीक है, तो क्या हो गया कि इस प्रकार की आहार श्रृंखला जंतु अथवा पादप काया के मृत कार्बनिक के अपक्षयी और उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों, जिसे डेट्रिटस कहते हैं, से आरंभ होती है। अर्थात ये कहाँ से आरंभ हो गया, तो अपरद या डेट्रिटस से ये प्रारंभ हुआ। उसके बाद अपरद खाने वाले जो जीव है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपरद भोजी कह सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटक भी कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद शाकभक्षी और अन्य परभक्षियों तक ये जाती है। तो अर्थात क्या हो गया कि ये एक आहार श्रृंखला है जो थोड़ा सा दूसरे तरह का हो गया। जैसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे लीटर लिखा हुआ है अर्थात खाद। तो खाद क्या होता है कि पेड़ पौधे और जंतु जानवर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको लीटर या खाद कहते हैं, है ना। तो इसको खाने वाले हो गए कीट, जो क्या है, एक अपघटक है, और फिर इन कीटों को भी खाने वाले हैं छोटे छोटे मकड़े, जो क्या है, मांसभक्षी हैं। तो इस तरह का इसमें आहार श्रृंखला बनता है। ऐसे भी यहाँ चित्र द्वारा भी इसको स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहला जो ये चित्र है ये अपरद का है, और अपरद को खाने वाला प्राथमिक अपरद है जो कि केंचुआ है ना। और फिर इस केंचुआ को खाने वाला क्या है, द्वितीयक अपरद, छछूंदर वगैरह है ना। तो ये इस तरह से हो गया। तो ये एक पोषी स्तर का टाइप हुआ। और अब जो तीसरा प्रकार है वो है परजीवी आहार श्रृंखला। परजीवी इस शब्द को आप जानते हैं कि जब कोई जीव दूसरे जीव पर अपने फायदे के लिए निवास करता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। इसमें वो अपना तो फायदा कर लेता है, लेकिन जिस जीव पर ये आश्रित रहता है उस जीव को किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचाता है ना। तो ये हो गया परजीवी का। अब हम लोग परजीवी आहार श्रृंखला को देख लेंगे। इस प्रकार की आहार श्रृंखला हरे पादपों से आरंभ होकर परजीवियों अथवा शाक भक्षियों तक जाती है, जिनको परजीवी जीव खाते हैं। इस परजीवी आहार श्रृंखला का अंत परजीवी जीवों पर होता है, जो परभक्षियों के विपरीत परपोषी को मारते नहीं, है ना। अर्थात दूसरे जो हम लोग अभी उदाहरण देख रहे थे आहार श्रृंखला में, उसमें क्या होता है कि एक पोषी स्तर का जीव दूसरे पोषी स्तर के जीव को खा लेता है, अर्थात उसको पूरी तरह मार देता है ना। लेकिन यहाँ पे जो परपोषी वाला बात है, तो परपोषी उसको मारता नहीं है, हाँ उसका थोड़ा बहुत हानि जरूर पहुँचाता है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहला जो उत्पादक तो होगा ही हरे पेड़ पौधे, जो दिया हुआ नहीं है ना। और उस हरे पेड़ पौधे को खाने वाला मानिए जेबरा है ना। और जेबरा के शरीर में ही पाए जाने वाले एक कृमि है, सूत्र कृमि बोल के है ना। और फिर सूत्र कृमि को फिर उसको नष्ट करने वाला है मृतपोषी जीवाणु। तो यहाँ पर जो सूत्र कृमि हुआ, तो ये क्या हुआ, परजीवी का उदाहरण हुआ ना, जो जेबरा पे रहता तो है लेकिन जेबरा को मारता नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे हानि इसको जरूर ही पहुंचाता है। अब जो एक दूसरा टर्म है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आहार जाल या फूड वेब, है ना, इसको समझ लेते हैं। तो आहार श्रृंखला में हम लोग क्या देखें कि एक चेन होता है ना। अर्थात जैसे हम लोग उदाहरण में देखें कि घास है, फिर घास से जा गया उसको टिड्डी खाया, फिर टिड्डी को मेढक, मेढक को सांप, और सांप को चील, इस तरह से। लेकिन ये दूसरे तरह से भी हो सकता है। जैसे ये घास हुआ तो घास को दूसरा जीव भी खा सकता है ना। जैसे घास को ही खाने वाला हुआ बकरी, फिर बकरी को खाने वाला हो सकता है बाघ या शेर, है ना। उसी तरह से जैसे ये बकरी है तो बकरी को सिर्फ बाघ ही नहीं खाता है, हो सकता है कि दूसरा जीव खाए, है ना। हो सकता है कि उसको कोई क्या है, तेंदुआ मार दे, हो सकता है कोई शेर मार दे। वैसे ही घास को खाने वाला खरगोश भी है ना, उसको भी फिर मारने वाला कोई दूसरा जीव है। तो मिला जुला के
फिर ये भी आप देख सकते हैं कि खरगोश को जो खाने वाला है वो सिर्फ कोई छोटा जो मांसभक्षी जीव है वो भी हो सकता है जो बड़े मांसभक्षी जीव है वो भी हो सकता है। तो मिला जुला के आप क्या देखते हैं कि जो आहार श्रृंखला है वो सिंगल नहीं रह के आपस में क्या होता है, जुड़ा होता है और एक जाल के रूप में होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आहार जाल, है ना। तो क्या हो गया कि प्रकृति में आहार श्रृंखलाएं विभिन्न बिंदुओं पर परस्पर जुड़ी रहती है और एक आहार जाल का रूप ले लेती है। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो आहार जाल है इसमें कई आहार श्रृंखलाएं मिलकर इसको बनाते हैं। ठीक है, अब क्या है, हम लोग अगर बॉक्स वाला क्वेश्चन का बात करें तो बॉक्स वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सभी आहार श्रृंखला एवं आहार जाल स्वपोषी से आरंभ होकर परपोषी तक अंत होता है ना। अर्थात जो प्राथमिक स्तर है उसमें हरे पेड़ पौधे ही होते हैं और उसके बाद इसका अगला स्तर निर्धारित होता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो अगला टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र के कार्य। तो अगर इनके कार्य को शॉर्टकट में समझा जाए तो सीधे सीधे समझा जा सकता है कि इसका दो मुख्य काम है। पहला जो पदार्थ है, कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ, इसका चक्रण है ना, और दूसरा ऊर्जा की गति अर्थात ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, पदार्थों का चक्रण और ऊर्जा की गति, है ना। तो ऊर्जा का चक्रण नहीं बोल सकते हैं वो इसलिए काहे कि जो ऊर्जा का जो अल्टीमेट सोर्स है वो तो सूर्य है ना, और ये ऊर्जा सूर्य से हरे पेड़ पौधे में, हरे पेड़ पौधे से फिर उसमें शाकाहारी जीव जंतु में, शाकाहारी जीव जंतु से मांसाहारी जीव जंतु में, फिर मांसाहारी जीव जंतु के बाद फिर इसको क्या है, अपघटक है उसको खाते हैं, और अंततः ये ऊर्जा फिर से वायुमंडल के माध्यम से ये फिर से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशी है, अर्थात एक ही दिशा में इसका प्रवाह होता है। इसके विपरीत जो विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है इसका चक्रण होता है, अर्थात ये पारिस्थितिक तंत्र में घूमते रहते हैं, है ना। जैसे अगर हम लोग क्या है कार्बन चक्र का बात करें या फिर जल चक्र का बात करें, है ना, नाइट्रोजन चक्र का बात करें, तो ये इस तरह की उदाहरण है। तो पदार्थ चक्रण और ऊर्जा की गति की प्रक्रियाएं पारिस्थितिक तंत्र के कार्य और संरचना के लिए अनिवार्य होती है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थ के चक्रण और ऊर्जा के उपयोग की प्रक्रियाएं पारिस्थितिक तंत्र के मौलिक कार्यों का निर्धारण करती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का चक्रण नहीं होता क्योंकि सौर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में ही होता है ना, जो मैं बताया कि ये एक ही दिशा में चलने वाला है। इसी कारण पारिस्थितिक तंत्र को अपने कार्य और संरचना को बनाए रखने के लिए उच्च गुणवत्ता की ऊर्जा के सतत अंतः प्रवाह की आवश्यकता होती है। अर्थात अच्छे गुणवत्ता वाले ऊर्जा का सतत प्रवाह अर्थात निरंतर प्रवाह होते रहे, और ये ऊर्जा सौर ऊर्जा द्वारा प्रदान की जाती है। जो मैं बताया कि पूरा पृथ्वी का जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य ही है। पारिस्थितिक तंत्र को क्या है, मुक्त तंत्र भी कहते हैं, जिन्हें निरंतर जारी रखने के लिए सूर्य से ऊर्जा के नेट अंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि सूर्य के बगैर पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है, है ना। काहे कि हम लोग ये जानते हैं कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो सूर्य से सबसे पहले आता है उत्पादक में, है ना, जिसको हम लोग स्वपोषी भी कहते हैं, हरे पेड़ पौधे भी कहते हैं, है ना, इसमें आता है, और इससे जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो आ जाता है आपका जो प्राथमिक स्तर के उत्पादक हैं, अर्थात जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, फिर शाकाहारी से मांसाहारी। ठीक है, तो इस तरह से अब अगर ऊर्जा के प्रवाह के बाद अगर क्या है दूसरे पोषक तत्वों के प्रवाह का बात करें तो इसमें क्या होता है, चक्रण का क्रिया होता है। जैसे मैं बताया कि दो तरह का तत्वों का बात करते हैं, एक अकार्बनिक तत्व और एक कार्बनिक तत्व, है ना। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये वैसे ही कुछ कुछ है जो बहुत अल्प मात्रा में भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये भी है। इसके अतिरिक्त जल, कार्बोनेट, फॉस्फेट
जैसे यौगिक और कुछ अन्य भी सजीवों के भाग बनाते हैं। अर्थात ये जो पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं या कार्बनिक पदार्थ हैं, ये सजीवों के रचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। तो ये जरूरी है और इनका चक्रण सतत रूप से होना जरूरी है, तभी ही क्या हो सकता है, जीवों का अस्तित्व बना रहता है। तो ये हो गया आज का टॉपिक। एक प्रश्न है ना कि ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में डैश के द्वारा प्रवेश करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सीधा सीधा इसका जो उत्तर होगा तो वो क्या है, उत्पादक, है ना। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द इसी इकाई का अगला वीडियो लेके आएंगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।